नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 5 जजों की बेंच ने ये बता दिया है कि धारा 370 हटाने का मोदी सरकार का फैसला बिल्कुल सही था। और इस पूरे फैसले की व्याख्या करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता विज्ञान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार मैम, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। कृपया हमारे दर्शकों के लिए इसको एक बारीकी से समझा दें, इस फैसले को। देखिए, बारीकी से तो ये समझाना है कि सबसे ज्यादा हिस्टोरिक अगर आज की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट में किया है तो वो शायद 370 धारा को एब्रोगेट करना और कश्मीर को पूरे फोल्ड में लाना है। और क्यों हिस्टोरिक है और कैसे जजमेंट हुई। अगर मान के चले कि कश्मीर को ये माना जाता था कि कश्मीर में कुछ स्पेशल प्रोविजन है इसलिए अलग है और भारत का भाग नहीं है, इसी बात को निगेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई और 370 को जो हमने हटा दिया, उसके तहत और प्रेसिडेंशियल रूल जो था गवर्नमेंट में, जो स्टेट में वो जो चल रहा था, उसको हटा दिया। उसी की कंसिडरेशन के लिए सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या होल्ड किया अल्टीमेटली कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने अपने आप को भारत सरकार के साथ और भारत के साथ जोड़ दिया था 1948 में। 370 धारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक टेम्पररी प्रोविजन थी और वो कहती है, ये नहीं, स्थिति ऐसी थी उस समय, देखना था, और वो स्थिति कुछ हद तक चलती रही। लेकिन 370 धारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की जो सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, उसमें टेम्पररी प्रोविजन रखा था। इसलिए उसको जो एब्रोगेट करने का जो कदम भारत सरकार ने लिया, जो लेजिस्लेटिव एक्ट किया, वो बिल्कुल सही है और कानूनी इसी प्रकार से ये हो सकता था और हुआ है और जायज है। इट इज लेजिटिमेट, इट इज वैलिड, इट इज परमिसिबल। तो मतलब ये कि जो सारी दो राहें थी इस बात पे कि कश्मीर का भारत का भंग था नहीं था, कैसे था, होना चाहिए, हटाना चाहिए, हटा सकते थे, 370 को हम टेम्पररी मान के चले या 370 हमारे पास जिंदगी भर हमारे ऊपर संविधान में रहना, यही बात का जो मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट के आगे था। और आज 3 जज बेंच ने, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गवई और जस्टिस कौल, जिन्होंने अपनी एक सेपरेट जजमेंट भी दी है उसमें अग्री करते हुए, लेकिन अपनी सेपरेट जजमेंट दी है, तीनों ने यही होल्ड किया है कि ये जो हमारा संवैधानिक स्टेप जो लिया है गवर्नमेंट ने, बिल्कुल सही है और लाजमी है। जी, तो जो सेपरेट जजमेंट है जस्टिस कॉल का, उसमें उन्होंने क्या कोई अलग राय रखी है क्या? उन्होंने बेसिकली इसमें यही कहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स की कमेटी सेटअप होनी चाहिए, गठन होनी चाहिए, जिसको इस मामले में देखना चाहिए। उसके अलावा पूरी जानकारी तो इस समय तक मैं भी नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जस्टिस कॉल का बेसिकली कंकरिंग जजमेंट है और उसमें यही उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कमेटी का गठन करने के लिए और आगे करने के लिए। डॉक्टर पिंकी जी, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल में संसद में गृहमंत्री ने बयान दिया जिसमें डिलिमिटेशन की बात थी। उसमें 370 का जिक्र किया और नेहरू की गलतियों का, मतलब फर्स्ट पीएम नेहरू जी की गलतियों का जिक्र किया। तो इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? आखिर क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता था उस समय? उस समय देखिए, वैसे तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन परिस्थिति, वो जो राजनीतिक बात है, उस समय की क्या परिस्थिति थी, नेहरू जी को ये स्टेप लेना चाहिए था, अपने आप में बहुत विवाद का विषय है। एंड डेफिनेटली ये बात सही है कि शायद ओवर स्टेप कर दिया उस समय में जब नहीं करना चाहिए था। इस इशू को पब्लिक इशू बना दिया, यूएन में ले जाने तक की बात की, तो शायद नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये भी जरूर कहूंगी कि एक बार के लिए ये भी ना सोचते हुए कि वो सही है गलत है, डेफिनेटली इसमें कुछ इश्यूज थे और नेहरू जी को इस प्रकार से शायद कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देकर अलग भारत का अंग नहीं मानना चाहिए था। जब 1948 में एक्सेशन हो गई, बाकी स्टेट से भी किया, कश्मीर का कोई अलग रुख नहीं था। लेकिन नॉनदलेस जो भी हुआ, टेम्पररी प्रोविजन करके कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, आज की तारीख में उसका कंटिन्यू होना अपने आप में गलत था। इट वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। आप देखिए स्टेट कितना सफर किया इस कारण से। स्टेट में जो है कोई ग्रोथ नहीं, कोई लॉ नहीं, कुछ भी तरीके से हम उसको एक अंग मांग के भारत का जिस प्रकार से उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, नहीं हुई। एंड सिंस नाउ, जब से ये हुआ है, जब से 370 एब्रोगेट हुआ है,
तब से आप डिफरेंस देखिए स्टेट में। पीछे हाल ही में G20 भी कश्मीर में हुआ था, श्रीनगर में हुआ था, बिल्कुल। टूरिज्म का जोन था। और ये सब कोई आकर यही बात कर रहे थे कि कश्मीर में किस प्रकार से एक भारत का अंग होने से फर्क पड़ा है। एंड लॉ एंड ऑर्डर कह लीजिए, बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह लीजिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप सड़क से लेकर किसी चलने वाले व्यक्ति से लेकर हाईएस्ट ऑफिशियल तक बात कर ले, तो आप देखिए उस प्रकार से किस प्रकार से अंतर आ चुका है। जी। वैसे मैम एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि कश्मीर में से 370 का कानून था, वैसे ही देश के कई सीमावर्ती पहाड़ी इलाकों में एक अलग कानून होता है जिसमें आप काफी हद तक 370 जैसा ही होता है। जैसे कि उत्तराखंड का माणा गांव है, अरुणाचल के कुछ हिस्से हैं जो कि चाइना से बॉर्डर लगे हुए हिस्से हैं, लद्दाख का इलाका है, वहां पे काफी हद तक 370 जैसा ही कानून होता है। तो फिर 370 से इतनी अलगाववादी भावनाएं क्यों विकसित हुई, जबकि इन इलाकों में कोई हम अलगाववादी भावना नहीं देखते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं देखिए, एज ए सेड, कोई भी जो टेरिटोरियल जो सीमा पर होता है स्टेट, उसका रुख हम्म। कभी कभी अलग भी होता है, कोई अलग कंसिडरेशंस होती है। आपके ट्राइबल हम्म। एरियाज है, वहां पे अलग कानून चलते हैं। ये बात हम्म। सही है कि कई बार आपको सिक्योरिटी एस्पेक्ट से, देखिए सिक्योरिटी पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर सिक्योरिटी का कोई एस्पेक्ट होगा तो वैसे भी नेशनल सिक्योरिटी होगी, स्टेट की सिक्योरिटी नहीं होती, इट इज नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ तक कि हमें पता है कि जब प्रोजेक्ट्स की बात की गई थी यही कश्मीर में, ये था कि उत्तरांचल में भी रादर, कि आप अगर हम्म। चाइना बॉर्डर बिल्कुल साथ में है और सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़े, तो उसमें एक्चुअली लिटरली कोई इंटरवेंशन होनी नहीं चाहिए ना, दो राहें होनी चाहिए। इसलिए जी। अलग चीज करना समय की बात पर, हिस्टोरिकली कोई बात हो, एक बात होती है। लेकिन हिस्टोरिकली कब तक चलेगा एक कार्रवाई? आप एक स्टेट को किसी प्रकार से भी आप अलग करें देश से, एक स्टेट को करना अपने आप में, उन लोगों पर भी देखिए अत्याचार नहीं है क्या? इट इज नॉट अल्टीमेटली डिनाइंग देम ऑल देयर लाइवलीहुड, देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कानूनी सारे जो कानून भारत के थे, फॉर एग्जाम्पल, वो कश्मीर में नहीं चलते थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, ट्रेड इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं हो रही थी। ये आप तब तक नहीं कर सकते। यू हैव टू चेंज एंड मेक एवरीथिंग इनटू अ होल। आपका एक नेशन का होने का मतलब ही ये है कि आप एक नेशन का सारा जो बेनिफिट है उसको आप उठाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि हर तरफ से उसमें खिंचाव पड़ता है, और उस खिंचाव में उस स्टेट की जो जनता है वो सफर करती है। जी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सोशल जस्टिस का मामला था कि आरक्षण के बहुत सारे जो प्रावधान हैं वो वहां लागू नहीं हो पा रहे थे। कृपया इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दें, क्योंकि इस बारे में बहुत चर्चा हुई है, संसद में चर्चा हुई, गृह मंत्री ने चर्चा की, और पीएम ने भी इस बारे में कई बार कहा है। देखिए हमारे देश में जहां हम कॉन्स्टिट्यूशनली है, हम अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी कई जगह हमने इम्प्लीमेंट करी हुई है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो सर्विस कंडीशंस में हो। और ये आरक्षण पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर डिस्कस किए हैं, उसके ऊपर इलेबोरेट किया है, चाहे इंदिरा सानी की जजमेंट है, बाकी जजमेंट्स है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लोगों को बेनिफिट देने के लिए। वो रिजर्वेशन बिकॉज कश्मीर भारत का अंग नहीं था माना जा रहा था, कोई भी कानून वहां नहीं अप्लाई करता था, इसलिए कानून में जो भी रिजर्वेशन थी वो कश्मीर में नहीं जाती थी। एग्जैक्टली जो मैं आपको बाकी चीजों के बारे में बोल रही थी, जी। सोशल जस्टिस हो, ह्यूमन राइट्स हो, वेलफेयर स्कीम्स हो, हर चीज में बिकॉज कश्मीर अलग माना जाता था इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। और वो मानना ही अपने आप में गलत था। फ्रैंकली आपने जो पहले पूछा कि ये नेहरू जी ने कुछ सही किया या ब्लंडर था, इट वॉज अ कंप्लीट ब्लंडर ऑफ हिस्ट्री। इट शुडंट नेवर हैव हैपेंड, बट वी हैव टू रेक्टिफाई। जो गलती हो भी गई है उसको रेक्टिफाई तो करना हमारा एक बिल्कुल मूल धर्म है जो हमने किया है। जी। अच्छा, वह सुप्रीम कोर्ट ने एक बात पर ध्यान दिलाया है केंद्र सरकार का कि जल्दी जल्दी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। अ, इस बारे में क्या मतलब, आपको क्या लगता है टेक्निकली क्या समस्या हो सकती है? अभी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने में कितना समय हो सकता है, और क्या क्या है इसका प्रावधान? देखिए, जो आपने मेरे बीच में सुना नहीं, आपने क्या पूछा? आपने लद्दाख के बारे में पूछा या स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे नहीं में नहीं, पूछा? सुप्रीम कोर्ट ने एक एक टिप्पणी की है कि केंद्र सरकार को जल्दी जल्दी कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। तो इस बारे में मतलब किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, मतलब इसका बेस क्या था? देखिए, स्टेट को, कोई भी स्टेट होता है हमारे देश में, हम्म। उसको अल्टीमेटली फुल स्टेटहुड का मतलब है कि उसका पूरा पावर होता है कि वो स्टेट अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है, और वो लिमिटेड नहीं हम्म। होता। अब हमारे देश हम्म। में आपको पता है यूनियन टेरिटरीज भी है, दिल्ली है। हम्म। अब दिल्ली भी पार्शियल स्टेटहुड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, यूनियन टेरिटरी ऑफ हम्म। अंडमान हो गया, गोवा हो गया, ये सब जो हम्म। पोजीशंस है हमारी, उसमें कंट्रोल ये सेमी फेडरलिज्म का जो रहता है उसी का हम्म। सिचुएशन रहती है। लेकिन कश्मीर कि अल्टीमेटली स्टेटहुड होना वो तो ऑब्वियसली अंडर कंसिडरेशन है, बट इट हैज टू हैपन। अभी कुछ डाइवर्स इश्यूज हैं इस बात पे,
जो इमीडिएटली चर्चा नहीं हो सकती है, उसके ऊपर बैठ के विचार करके किस प्रकार से लद्दाख को ट्रीट करना है, वो भी तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस विषय पर अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि शायद उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाएगा, तो वो अपने आप जब होगा तो उसके बाद उसका कंसिडरेशन का सवाल उठता है, इसलिए उस बात को भी छोड़ दिया था। फुल स्टेटहुड इज अल्टीमेटली समथिंग जो डिजायरेबल है और डेफिनेटली कंसिडर होनी चाहिए। लेकिन अभी राष्ट्रपति शासन हटाना, फुल स्टेटहुड लागू करना, क्या सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उसके अधिकार क्षेत्र में थी या उसके बाहर थी? देखिए, टिप्पणी करना अब सुप्रीम कोर्ट करती है, टिप्पणी करने का अधिकार तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट को रहता है, लेकिन ये बात सही है कि जहां प्रेसिडेंशियल रूल है और प्रेसिडेंशियल रूल चैलेंज नहीं हुआ, इस पिटिशन जी। में ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है, प्रेसिडेंशियल रूल का जब जब तक चैलेंज नहीं हुआ, प्रेसिडेंशियल रूल करना अपने आप में एक संवैधानिक हक है, क्योंकि स्टेट्स में प्रॉब्लम है, वो सही प्रकार से रन नहीं कर सकता। तो इसलिए जब तक प्रेसिडेंशियल रूल नहीं हटता, तब तक आप दूसरी चीजों का वर्णन करना या डिस्कशन करना शायद कुछ हद तक सही नहीं था। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने बहुत इस उलझे मसले को बहुत आसानी से सुलझाया दर्शकों के लिए हमारे। वो मतलब मुझे लगता है कि आपकी जो बातें हैं वो बहुत आसानी से समझा देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे फैसला लिया, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थी और कैसे कैसे इसको आगे इस पे कदम उठाया जाएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इस छोटे इंटरव्यू के लिए। और मैं आगे भी बड़े बड़े मुद्दे आएंगे उस पर मैं उम्मीद करूंगा कि आप उदय इंडिया के दर्शकों का मार्गदर्शन करेंगी और उन्हें रास्ता बताएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, नमस्कार संतोष जी।